की जंग। और इस चर्चा में 2023 में बड़ी तस्वीर यही है कि विपक्षी गठबंधन ये मानता है कि अगर हमें नरेंद्र मोदी को हैट्रिक बनाने से रोकना है तो बीजेपी के सामने विपक्ष की तरफ से एक जॉइंट कैंडिडेट होना चाहिए, यानी बीजेपी वर्सेस इंडिया गठबंधन का एक उम्मीदवार। लेकिन क्या यह फॉर्मूला वाकई जीत का जादुई छड़ी बन पाएगा? यह फॉर्मूला नहीं बन पाएगा, ऐसा सोफोलॉजिस्ट कहते हैं। और वो इसलिए क्योंकि 168 ही ऐसी सीटें हैं जहां पर इंडिया गठबंधन की तरफ से एक कैंडिडेट, एक उम्मीदवार रखने पर विपक्षी गठबंधन इंडिया को फायदा हो सकता है। हम आपको बताते हैं क्यों। आप देख लीजिए जो बड़े बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें देख लीजिए जहां पर मायावती है, वो तो इंडिया गठबंधन की साथी नहीं है, यानी बीएसपी का भी उम्मीदवार होगा, यानी कभी भी द्विपक्षीय लड़ाई नहीं हो पाएगी, कोई ना कोई दूसरा तीसरा उम्मीदवार इन जगहों पर आएगा। कई जगह ऐसी है जहां पर पहले से ही लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। ऐसे में अगर आप एक उम्मीदवार रखते भी हैं तो पिछली बार से इस बार क्या बदला लड़ाई में? बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, 168 लेकिन ऐसी सीटें हैं जहां पर सीट शेयरिंग, जो बार बार शब्द आप सुन रहे हैं, जहां पर एक उम्मीदवार अगर विपक्षी गठबंधन खड़ा करता है तो वहां पर उनको फायदा होगा। और अगर ये 168 सीटें वाकई आप कह सकते हैं बहुत बड़ी खुशी का सबब या जीत का सबब विपक्षी गठबंधन के लिए लाती हैं, तो फिर ये एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए चिंता की बात है। कुछ आंकड़े आपके सामने रखेंगे, इसी के साथ आपको अपनी एक रिपोर्ट जल्दी से दिखा देते हैं। इस रिपोर्ट में आप समझेंगे कि इंडिया गठबंधन की जो चौथी बैठक दिल्ली में हुई है, वहां पर आते आते एक फेस हम रखें ना रखें, सीट शेयरिंग करें ना करें, सीट शेयरिंग के लिए 31 दिसंबर का डेडलाइन, ये सब कितने मायने रखता है। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में तय हुआ था कि साल 2023 के आखिरी दिन तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने होगा। 2024 की शुरुआत के साथ ही पीएम मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता का मोर्चा आगे बढ़ेगा, लेकिन विपक्षी दलों में अब तक ना तो सीट बंटवारे पर बात बन सकी है और ना ही आपसी खींचतान का इशारा करने वाली बयानबाजी थम रही है। महाराष्ट्र में ऐसे ही बयानों के दौर के बीच अब शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल का दावा किया है और इस दावे के साथ ही अपने नेताओं को सीट शेयरिंग पर बचकर बयान देने का संदेश दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा है और जब इंडिया की मीटिंग 19 तारीख को हुई थी दिल्ली में, उसी वक्त मेरे साथ संजय जी भी थे, हमने खड़गे साहब से बात की है, राहुल जी से बात की है और ये तय हुआ है कि जो भी कुछ बात करनी है हम दिल्ली में करेंगे। और इसीलिए आज तक किसी ने ऊपर से उनके जो शीर्ष नेता है उनके यहाँ से कोई ऐसा संदेश आया नहीं कि ऐसे होगा वैसे होगा, और इसलिए कोई किसी को कुछ कहना है कहने दो, हमारी ओर से उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा। महाविकास अघाड़ी में सीटों को लेकर जो तनातनी है वो संजय राउत के 23 सीटों वाले दावे के बाद बढ़ गई थी। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने राउत के बयान पर तल्ख टिप्पणी की थी। सीटें अगर शिवसेना ने मांगी है तो बिल्कुल उनको मांगने का हक है, लेकिन 23 सीटें मिलेगी क्या, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। और 23 सीटें लेके करेंगे क्या? उनके सारे नेता तो छोड़ के चले गए, कैंडिडेट क्या उनके पास? राज्य में पार्टी के प्रेसिडेंट नाना पटोले जी, बाला साहेब थोराट जी हैं। ये दोनों में से किसी ने अगर और आपस में किसी प्रकार की कलह से भी बचना। इंडिया गठबंधन को मजबूती से आगे ले जाने के लिए विपक्षी पार्टियां सीट बंटवारे के फॉर्मूले का इंतजार कर रही हैं। उधर बीजेपी तेजी से 2024 की चुनावी जंग की तैयारी कर रही है। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने इशारा किया है कि बीजेपी के साथ सीट समझौता करीब करीब फाइनल है और मकर संक्रांति के बाद वो खुशखबरी दे सकते हैं। अपनी इन तैयारियों के बीच इंडिया गठबंधन पर बीजेपी के हमले भी तेज हो रहे हैं। इंडिया अलायंस केवल एक नाम है, ये कोई गठबंधन नहीं है। इस पर कोई स्पष्टता नहीं है कि कौन इनका नेता है, कहां पर इनका दफ्तर है, इनका लोगो क्या है, एजेंडा क्या है। केवल ये मिलते हैं और इसके जो घटक दल हैं ये आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे को के साथ लड़ते हैं। जैसे सीटों को लेके लगातार खबर आ रही है मीडिया में, बंगाल में वो स्थिति देखी जा रही है, महाराष्ट्र में देखी जा रही है। तो ये अलायंस नहीं है, गठबंधन नहीं है, एक कागजी गठबंधन है। बहरहाल सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में माथापच्ची का दौर जारी है। विपक्षी नेता सभी के साथ बने रहने की उम्मीद कर रहे हैं और नए साल में बीजेपी के खिलाफ मजबूत मोर्चाबंदी का प्रयास कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। तो प्रेम शुक्ला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ शामिल हो रहे हैं इस चर्चा में। लेकिन आज 3 खास मेहमान हमारे साथ इसमें जुड़ रहे हैं और वो इसलिए क्योंकि ये आंकड़े प्रदीप गुप्ता एक्सिस माई इंडिया के ही डायरेक्टर ने सामने रखे हैं, जिसमें उन्होंने डिटेल स्टडी की है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से अगर एक उम्मीदवार सामने रखा जाए बीजेपी के तो कहां कहां पर फायदा हो सकता है, कहां कहां पर मुमकिन नहीं है, कहां कहां पर संभावनाएं कम है, कहां कहां पर फायदा होगा ही नहीं। तो वो आंकड़े भी हम आपको दिखाएंगे और इसी के साथ साथ संजय कुमार जी को डायरेक्टर सीएसडीएस के, लोक नीति सीएसडीएस के, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, एक्स पॉलिटिशियन के तौर पर भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे लिए चले, प्रदीप गुप्ता जी
आपने जो आंकड़े रखे हैं वो अब जल्दी से देश को दिखा देते हैं। प्रदीप गुप्ता का ये मानना है डिटेल स्टडी के बाद, और हम उसकी नींव भी हम बताएंगे, उसका आधार बताएंगे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि संभावनाएं कहां कहां पर दिखती है, कहां पर नहीं, मुमकिन ही नहीं है। वो कौन कौन से राज्य हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये आंकड़ा आपके सामने है। 153 ऐसी सीटें हैं जहां पर ये मुमकिन ही नहीं है कि बीजेपी के सामने आप विपक्ष की तरफ से एक उम्मीदवार रखें। मायावती आपका हिस्सा नहीं है, बीएसपी कैंडिडेट उतारेगी 80 की 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश में। ऐसे में ऐसी जो तमाम राज्य हैं वो हम आपको दिखाएंगे, यूपी हो, हरियाणा हो, आंध्र प्रदेश हो, ओडिशा हो, तेलंगाना हो, यहां पर मुमकिन ही नहीं है। बीआरएस आपके साथ नहीं है तेलंगाना में, वो अपने कैंडिडेट उतारेंगे, तो कहां विपक्ष का एक उम्मीदवार हो रहा है। तो 153 ऐसी सीटें हैं जहां पर ये मुमकिन ही नहीं है। 134 ऐसी सीटें हैं जहां पर अप्रासंगिक ये दिखाई देता है, और उसकी भी वजह हम आपको बताएंगे। क्योंकि देखिए यहां पर जब आप मुकाबला देखते हैं, मध्य प्रदेश में है कौन सी तीसरी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस का ही मुकाबला पहले भी रहा है। राजस्थान में आप देख लीजिए, वो स्टेट्स भी हम आपको दिखाएंगे। अब आ जाइए तीसरे हिस्से पर, संभावनाएं जहां पर कम है। संभावनाएं कम अगर हम कह रहे हैं तो उसका भी हम आपको आंकड़ा बताएंगे। उसकी वजह यह है कि पश्चिम बंगाल हो, बहुत मुश्किल होगा सीट शेयरिंग यहां पर इनके लिए। फिर आप पंजाब आ जाइए, आम आदमी पार्टी कितनी सीटें देगी वहां पर कांग्रेस को। वहां पर टीएमसी पहले से ही कह रही है, ममता को आपने सुना होगा आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा समवन हैज टू बेल द कैट, वी हैव टू डिसाइड, मतलब कोई तो ये तय करेगा। तो जो विनेबिलिटी फैक्टर है, यानी जीतने की क्षमता है, उसको लेकर कुछ पार्टियां ज्यादा प्रबल हैं इन राज्यों में, और जब वो ज्यादा प्रबल और शक्तिशाली हैं तो वो अन्य पार्टियों के साथ कैसे फॉर्मूला निकालेंगी। महाराष्ट्र में आपने लड़ाई देख ली, 23 सीटें मांग रही है शिवसेना, खुलकर संजय राउत कह रहे हैं, उस पर संजय निरुपम कह रहे हैं कि आपके पास 23 उम्मीदवार कहां हैं, अशोक चौहान पूर्व सीएम कह रहे हैं। तो ये आपने देख लिया। अब इसमें आप आ जाइए जो अगली कैटेगरी है 168 सीटों की, जहां पर वाकई फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमने आपको संभवतः जो तमाम बातें हैं वो बता दी हैं, लेकिन सबसे पहले अब हम आपको दिखा देते हैं कि जो मुमकिन नहीं है वाले राज्य, ये जो अभी दिखा रहे थे, एक बार फिर से दिखा दीजिए। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, हरियाणा की 10 सीटें, आंध्र प्रदेश की 25 सीटें, ओडिशा की 21 सीटें, तेलंगाना की 17 सीटें। यहां पर मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई तीसरी पार्टी वहां पर क्षेत्रीय है जो चुनाव में लड़ेगी ही लड़ेगी। तो बीजेपी वर्सेस 1 उम्मीदवार विपक्ष की तरफ से का सपना पूरा हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। अब अगला ये जो कैटेगरी है कि इसमें अप्रासंगिक किन राज्यों में हो जाता है, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर पहले ही फाइट बीजेपी वर्सेस एक पार्टी है। ये देख लीजिए अप्रासंगिक। इसमें आप तमाम राज्य देख लीजिए, शुरू के जो राज्य आप देख रहे हैं उसमें इन तमाम राज्यों में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई है। चाहे आपने अभी देख लिया, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, ये तमाम राज्य ऐसे हैं, हिमाचल प्रदेश है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही हमेशा रहा है। तो फिर इसमें आप क्या बदलेंगे, अप्रासंगिक हो जाता है, इररेलेवेंट हो जाता है। अब आप अगले कैटेगरी पे आ जाइए जहां पर संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि यहां पर बहुत कश्मकश होने वाली है। महाराष्ट्र की लड़ाई आपने देख ली, आपने बंगाल में देख लिया क्या हो रहा है। यहां पर संभावनाएं बहुत कम है कि बहुत अच्छे से कोई स्मूथ तरीके से फॉर्मूला निकलेगा। ये 88 सीटें, लेकिन हाँ 168 सीटें ऐसी है प्रेम शुक्ला जी, और 168 सीटें कम नहीं होती हैं, जहां पर बीजेपी के सामने विपक्ष एकजुट होकर इंडिया गठबंधन की तरफ से एक उम्मीदवार रखेगा तो वो आपको बड़ी चुनौती दे सकता है। 38 से 40, 41% वोट के साथ अगर आपका मुकाबला सामने के तमाम विपक्षी पार्टियों के गठबंधन से करना पड़े तो चुनौती बड़ी होगी। मिस्टर शुक्ला। देखिए स्वाभाविक, देखिए आदरणीय अमित शाह जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 2019 तक थे और अभी केंद्रीय गृह मंत्री हैं, इनका 2019 के पहले से ही ये तय है सूत्र कि हमको हर सीट पर 50% से अधिक का टारगेट करना है। हमको हम सामने वाले जो हैं वो कमजोर है, हम ये क्यों मानकर चले, वो प्रबल है, वो सारे तरह के गठबंधन करने का प्रयास करेंगे, हम भी अपनी तरह से गठबंधन करने का प्रयास करेंगे। तो हमें जो है सारी की सारी सीटों पर 50% से अधिक वोट हमारे गठबंधन को मिले, ये हमारा लक्ष्य होगा। अब उस लक्ष्य में हम जितना जो है साध्य करने की स्थिति होगी वही हमारी जो है जीत का जो है सबसे बड़ा सूत्र होगा। तो हम तो इस चक्कर में क्यों पड़े कि वो जो है उन कमजोर है, उनको वोट नहीं मिलने वाले, उनको भी वोट मिलेंगे, जनता हमको भी वोट देगी, तो हम अपने वोटों का कैसे विस्तार कर सके, यही हमारा टारगेट होगा। सुरेंद्र राजपूत जी, 224 ऐसी सीटें थी 2019 में, 224, जहां पर बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिले थे। छोटी सी टिप्पणी आपसे भी, क्योंकि आज मैं मानती और चाहती हूं कि जो सेफोलॉजिस्ट हैं उनकी नजर से दर्शक नंबर्स को पढ़ें, क्योंकि हम लोग रेटरिक में बहुत ज्यादा जाएंगे तो फिर वही रोज वाली बहस हो जाएगी। 224 सीटें जहां पर 50% से ज्यादा वोट्स बीजेपी को पिछली बार मिली थी 19 में, फिर ये कैसे मुकाबला, इतनी सीटें जहां मुमकिन नहीं है, संभावनाएं कम है। अंजना जी कहते हैं ना कि जब कश्ती साबित व सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे। अगर भारतीय जनता पार्टी 545 की 545 सीटों में 50% से ऊपर वोट ला सकती है, 424 में ला रही है और उसका वोट कम नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर फिर तो किसी बहस की संभावना ही नहीं बैठती। लेकिन पिछले 5 सालों के जो काम है वो जनता के बीच में व्याप्त निराशा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो दिक्कतें कर रहे हैं। इसी वजह से तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का सूर्य अस्तांचल की ओर जा रहा है। तो हम तो एक चीज कहते हैं, बड़ी साफ सी बात है, प्रेम शुक्ला जी ने भी बड़ी अच्छी बात कही, हम प्रेम शुक्ला जी की भी बात से सहमत है, उन्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल
इस्तेमाल करना चाहिए। और हम प्रदीप गुप्ता जी से भी ट्यूशन लेना चाहते हैं कि कैसे इन लोगों को इतनी अच्छी से जानकारी होती है। हम भी समझना चाहते हैं कि मिसिंग लिंक हमारा क्या है कि जिसको हम नहीं पकड़ पा रहे हैं और प्रदीप गुप्ता जी पकड़ ले रहे हैं। हम आपसे एक ही चीज कहना चाहते हैं अंजना जी, हम तो लड़ेंगे भी, भिड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। जनता निराश है, हताश है, जनता के मुद्दों पर बात होगी, विषयांतर पर बात नहीं होगी। मोदी जी तो चाहेंगे कि 100% वोट उन्हें मिले, लेकिन जनता क्या चाहती है? जनता के बीच में जनता के लोग जा रहे हैं। पूरा ब्लॉक जब इंडिया गठबंधन का होता है ना, आपने अभी कहा, मैं आपको सिर्फ दो छोटी छोटी सी बातें कहकर के बात खत्म कर रहा हूं। आपने कहा कि साहब ये मध्य प्रदेश में, तो आप ही लोग कहते थे कि मध्य प्रदेश में अगर हमने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से समझौता कर लिया होता, सपा से कर लिया होता, हम चुनाव जीत जाते। आप ही लोगों का विचार है, मेरा नहीं। मैं आपको बताऊं, हमने तो किया नहीं समझौता, चाहे गलती की जैसा ही किया। तो आप जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करें, जो चुनावी राजनीति है वो जनता के ऊपर डिपेंड करती है। जनता अगर देखेगी कि मोदी जी ने काम नहीं किया है, तो निश्चित तौर पर वो हमारे साथ आने का प्रयास करेगी। हमारा रोजगार परक विकास की हम बात करने की बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं। हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से नहीं है, हम तो सैद्धांतिक विभेद की बात कर रहे हैं। और हमारा सैद्धांतिक विभेद बहुत स्पष्ट बता रहा है कि जनता हताश भी है, जनता निराश भी है, और जनता इस व्यवस्था को और सरकार को बदलना चाहती है। ठीक है, अब प्रदीप गुप्ता जी की क्लास शुरू होती है। अब टीचर कौन, किसको पसंद आता है? प्रदीप गुप्ता जी, टीचर किसी को पसंद नहीं आता है, टीचर पे गुस्सा ही आता है। हाँ, पढ़ाई के बाद जब बहुत साल बाद याद करते हैं तो टीचर को याद करते हैं, वो टीचर बड़े अच्छे थे। लेकिन जब टीचर कड़क बात बोलता है तो बड़ा नापसंद गुजरता है। तो बताइए भाई, कैसे आपने ये एनालिसिस किया है? वो कह रहे हैं कि पहले तो बताते थे एसपी के साथ गठबंधन करो एमपी में। सुरेंद्र राजपूत जी की जो शायरी है उसका मैं मुरीद हूँ, बहुत अच्छी लगती है। अब रह गई बात 543 सीटें, 545 तो नहीं है, 543 सीटें हैं। उसमें हमने कहा कि 545 ही हैं सर, दो सर उसमें वोटिंग सीधे चुनी जाती हैं सर, नहीं होती ना, तो हम तो वोट के में बातें कर रहे हैं ना। तो जो शुरू से कल्पना है, मैं सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ, बड़ी जल्दी बता दूंगा। 543 134 सीटों के ऊपर शुरू से ही 1 by 1 की फाइट होती है, तो शुरू से विपक्ष ने उसको संज्ञान में नहीं लिया। उसके अलावा जो सीटें बची 409 के करीब, उनके ऊपर उन्होंने कहा हम कोशिश करेंगे कि 400 सीटों के ऊपर एक विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार दिया जाए। ये मैंने नहीं, ये विपक्ष के लोगों ने कहा, इंडिया गठबंधन ने कहा। अब जो 153 सीटें जो मैंने कहा, आकलन किया कि इस पे संभावना है नहीं, ये मेरा वक्तव्य नहीं है। मायावती जी ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि मैं इन किसी के साथ नहीं जाऊंगी, इंडिया अलायंस के साथ। तो 80 सीटें वो हैं। हरियाणा के अंदर अभी तक जेजेपी और दूसरी जो पार्टी है लोकदल पार्टी चौटाला जी की, उन्होंने अभी तक इसकी सहमति नहीं की है। आंध्र प्रदेश से टीडीपी और वाईएसआरसीपी ने अपने अपने इंडिया गठबंधन का हिस्सा ना बनने का तय किया हुआ। उड़ीसा में नवीन पटनायक जी ने, जो नीतीश कुमार जी गए उनको मनाने के लिए, उसके बाद भी उनका करीब करीब ये निर्णय क्लियर है कि वो उस गठबंधन में शामिल नहीं है और वो अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। तेलंगाना में तो शुरू से टीआरएस साहब ने, अपना केसीआर साहब ने कहा हुआ है कि हम साथ में नहीं है। तो ये 153 सीटें ऐसी हो गई कि यहाँ तो संभावना ही नहीं है गठबंधन की, मतलब कि एक उम्मीदवार देने की। ठीक है, इररिलेवेंट सीट का मैंने पहले ही बता दिया। अब आ जाइए आप जिसमें कि कम संभावना है, मैंने कहा कम संभावना है, वो बंगाल। क्या उसमें लेफ्ट पार्टी टीएमसी के साथ आ जाएगी? अभी तो स्थिति ये, जो पिछले एक सप्ताह का आकलन देखें और वक्तव्य देखें, तो उसमें तो कांग्रेस और टीएमसी की भी बात बनती नजर नहीं आ रही। कल ही ममता बनर्जी ने अपनी एक रैली में कहा कि हम तो, टीएमसी बहुत मजबूत है और हम तो अकेले जाने के लिए ही तैयार हैं। उन्होंने अपनी तैयारी की बात करी, उन्होंने खारिज नहीं किया गठबंधन को। पंजाब के अंदर ना कि सिर्फ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बातें बनती नहीं दिख रही, जो लोकल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है और लोकल जो नेतृत्व है, स्थानीय नेतृत्व, उसने सीधा सीधा कह दिया हमारा कोई सवाल ही नहीं उठता। उसके साथ अकाली दल भी वहां पर है, जो कि पहले एनडीए के हिस्से थे, अब नहीं है, तो वो भी अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। और दिल्ली और गुजरात में भी वही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात है। तो ये 88 सीटें ऐसी हैं जिनके ऊपर अभी तक कोई राय बनती दिख नहीं रही है। रह गई बात 168 सीटों की, तो हाँ, बिहार में बनती दिख रही थी, अभी 3 दिन पहले तक बात बनती दिख रही थी, बिहार और महाराष्ट्र, जो कि बहुत बड़ा महत्व की सीटें हैं। क्यों? इस लिहाज से कि जनता दल एनडीए के साथ था, उसकी 16 सीटें थी पिछली बार, जो अब अलायंस का हिस्सा है। और शिवसेना जिसकी कि 18 सीटें थी महाराष्ट्र के अंदर, वो भी अभी इंडिया, और वो तो विघटन हो चुका है। तो फिर भी हम ये मानते हैं, यहाँ पर अब 31 तारीख चूंकि डेडलाइन आ गई है, तो सबके सामने नजर आ रहा है सभी जो विपक्ष की पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो किस तरह से अपनी पोजीशन ले रही हैं और अपने निगोशिएशन के चलते अपने इस बात को कहा संभावनाएं हैं, लेकिन संभावना कम है। और जिन जिन राज्यों का जिस तरह से विश्लेषण किया, इन राज्यों में संभावना तो है, लेकिन संभावना बहुत कम है। बंगाल में क्या कांग्रेस टीएमसी बना ले और साथ में लेफ्ट भी आ जाए, इसकी संभावना तो है, लेकिन संभावना बहुत कम है। अगर हम पंजाब और दिल्ली की बात करें, वही स्थिति है, क्योंकि फॉर्मूला 2 ही होता है। अगर सीट बंटवारे का फॉर्मूला 2 है,
पिछला विधानसभा का चुनाव और पिछला लोकसभा का चुनाव। जिस चुनाव में जिस भी फॉर्मूले को आप बनाएं और जिस पार्टी को ज्यादा वोट होता है, पार्टी भले हारी हुई हो, या पहला तो आधार ये होता है, अगर पिछले चुनाव में आपकी पार्टी उस सीट पे जीती है, वो सीट आपके पाले में जाता है, और अगर नंबर 2 पे रही थी तो वो सीट आपके पाले में जाएगा। अब देखिए, दिल्ली और पंजाब का मैं जिक्र करता हूं तुरंत। पंजाब की पिछले चुनाव में 8 सीटें कांग्रेस के पास थी, लोकसभा की सीटें। अगर उस आधार पर जाएंगे तो कांग्रेस कम से कम 8 सीटों का डिमांड करेगी, और आम आदमी पार्टी ये कहेगी कि भाई लोकसभा का चुनाव तो 19 में हुआ था, उसके बाद 22 में विधानसभा का चुनाव हुआ, और विधानसभा चुनाव में तो हम बहुत आगे हैं आपसे, तो विधानसभा का चुनाव को पैमाना बनाया जाए। अब इस पे कैसे सुलह होगी? क्या आम आदमी पार्टी 8 सीटें कांग्रेस को पंजाब में देने को तैयार हो जाएगी? दिल्ली में भी वही हाल है। अगर 2019 के लोकसभा की बात करें तो कांग्रेस ने सारी सीटों पर सिवाय एक सीट को छोड़ के नंबर 2 पे कांग्रेस थी। ये जरूर है कि फासला बहुत बड़ा था, और आम आदमी पार्टी नंबर 3 पर थी। तो कांग्रेस चाहेगी कि भाई दिल्ली में भी लोकसभा का पैमाना रखा जाए। आम आदमी पार्टी कहेगी नहीं, 2019 के बाद तो 2020 में हमने बड़ी जीत हासिल की। तो ऐसे कई मतभेद हैं, ऐसे कई कंट्राडिक्शंस हैं। अब आंध्रा, तेलंगाना, इन सब चीजों का जो राज्यों का जो जिक्र किया, इसको कौन झुठला सकता है? मुझे नहीं लगता कि इसको झुठलाया जा सकता। और प्रदीप जी ने जिस तरह से राज्यों का एक तरह से अलग अलग हिस्सों में बांटा, बिल्कुल सही है, मैं पूरी तरह सहमत हूं। ठीक है आशुतोष जी, अब आपके पास आते हुए, बात जब लोकसभा चुनावों की होती है तो हम उस हिस्से पर आते हैं जहां पर कहा जा रहा है कि शंका है, संभावनाएं कम है। उसका एक बेस है इस शक के पीछे। जैसा कि दोनों ने बताया, दिल्ली में ही अगर आप सीटें देख लीजिए तो आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी थी। बीजेपी सारी सीटें जीतती है, नंबर 2 की पार्टी कांग्रेस है। ऐसे में वो कहेंगे कि हमें ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। क्या कांग्रेस, आप दिल्ली, पंजाब जैसी जगहों पर, टीएमसी, कांग्रेस लेफ्ट, पश्चिम बंगाल जैसी जगहों पर एक फॉर्मूला निकाल पाएंगे स्मूथली? देखिए अंजना जी, चुनाव संभावनाओं का खेल है, और एक जो बुनियादी चीज है जिस पर हमारे दोनों सेफोलॉजिस्टों को निश्चित तौर पर उस पर गौर किया होगा, वो ये कि ये गठबंधन एक साथ क्यों आ रहा है। असली सवाल इसी बात को लेकर है। अगर उनके अंदर ये सोच है कि भारतीय जनता पार्टी का तीसरी बार भी सरकार में आएगी, तो उनका अस्तित्व, पार्टी का अस्तित्व, सरकार का अस्तित्व न केवल खतरे में होगा, बल्कि इनमें से बहुत सारे लोग वो होंगे जो कई कई सालों के लिए जेल में भी जा सकते हैं या जेल में भी रहना पड़ सकता है। यह बुनियादी कारण है जिसकी वजह से ये चुनाव में एक साथ आने के बारे में सोच रहे हैं, या 4 मीटिंग्स इन्होंने कर दी। ये बुनियादी फैक्टर है। अब ये बुनियादी फैक्टर है, तो वैसे में जब आप सीट एडजस्टमेंट के लिए जाएंगे तो शुरू में पोस्चरिंग भी होगी, बार्गेनिंग भी होगी, निगोशिएशंस भी होंगे, रूठना भी होगा, मनाना भी होगा। लेकिन अब मैं आपको सिर्फ आम आदमी पार्टी का उदाहरण अगर मैं दूं, सिर्फ पंजाब, दिल्ली और गुजरात। पंजाब में मुझे नहीं लगता कि इनके बीच में किसी तरीके का कोई गठबंधन होगा, लेकिन क्या वहां इंडिया गठबंधन को किसी एक सीट का नुकसान होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल अकेले अकेले चुनाव लड़के कोई सीट जीत सकते हैं? आज की तारीख में अकाली दल वहां 16% की पार्टी और बीजेपी में लगभग 16% की पार्टी वहां पे है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ है, प्रमुख विपक्षी दल हैं। लोकसभा के चुनाव को अगर देखेंगे तो वहां कांग्रेस का पलड़ा भारी है और आम आदमी पार्टी का पलड़ा पीछे है। लेकिन मैं उसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखता हूं। पंजाब एक ऐसा राज्य है जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। वहां सत्ता पक्ष और विपक्ष को कतई एक साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, अन्यथा अपोजिशन का स्पेस किसी दूसरे के पास जा सकता है और वो खतरनाक स्थिति पैदा हो। जहां तक दिल्ली का प्रश्न है, मुझे इस बारे में पूरा भरोसा है कि दिल्ली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके एक दूसरे के साथ गलबैया करें। 2019 में भी 5-2 का फार्मूला आया था, 4-3 की बात हो रही थी, 4-3 में बात नहीं है, लेकिन 2019 से लेकर 2024 में जो स्थिति पैदा हुई है उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बची रहेगी। उसको विपक्ष की आज की तारीख में ज्यादा जरूरत है, ये भी सच्चाई है। गुजरात के अंदर भी मुझे लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में देर से देर गठबंधन हो जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि गठबंधन नहीं हो पाएगा, गठबंधन होगा, लेकिन जो कोएलिशन पॉलिटिक्स का जो बुनियादी कॉन्ट्रडिक्शन है वो आखिरी समय तक उसमें रूठना बनाना बना रहेगा। जो ग्लू है उनके हिसाब से, जो ग्लू मतलब फेविकॉल जिसको कह लीजिए आम भाषा में, कंपनी का नाम इससे मैं लेना नहीं चाह रही थी, जो मामला जोड़ने वाला है प्रदीप जी, जब वो जेल जाने का भय है तो वो कह रहे हैं कि इसकी वजह से कोई ना कोई फॉर्मूला निकालेंगे ही, मरता क्या ना करता। मुझे पता है कि सुरेंद्र जी को ये बात अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन ये एक स्थिति बनी है जिसकी वजह से ऐसी विपरीत सोच वाले तमाम नेता एक छतरी के नीचे आए हैं। लेकिन उनकी बात पंजाब के लिए क्या सही नहीं है? वो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए नहीं भी हो पाता है बहुत स्मूथली इन दोनों के बीच में गठबंधन, लेकिन बीजेपी या अकाली को वहां फायदा हो जाए, ये भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। यानी कि आप अलग से भी लड़े, कांग्रेस अलग से भी लड़े, या कुछ सीटों पर समझौता हो भी जाए, तब भी फायदा इन्हीं दोनों पार्टियों को होगा, यानी बीजेपी को नहीं होगा पंजाब जैसी जगह पर। देखिए अंजना जी, हमने जो आकलन किया है क्या गठबंधन होगा और क्या एक उम्मीदवार होगा, इसका किया है। फायदा होगा कि नहीं होगा वो तो उस पर निर्भर करेगा जो स्थिति सामने आएगी अलग अलग राज्यों में, जैसे कि बताया आशुतोष जी ने। बिल्कुल सही कहा कि जैसे आशुतोष जी ने कहा कि जेल का डर है, एक कॉमन फैक्टर है कि किसी भी तरह से बीजेपी या मोदी को सरकार में आने से रोकना है, ये 2 कॉमन फैक्टर है। लेकिन आपको इनके मूल में भी जाना पड़ेगा, इनके ओरिजिन में भी जाना पड़ेगा। चाहे टीएमसी हो और चाहे आम आदमी पार्टी हो,
इन पार्टियों का जो पेट है वो कांग्रेस की पीठ से लगा हुआ है। आपको इसको समझना पड़ेगा। और इसी बेसिक उसका मतलब यह है कि ये इनका उदय ही हुआ है कांग्रेस के लॉस से। ठीक है। कांग्रेस हाथ पे जाते गई तो वही वोट शिफ्ट होके इन पार्टियों में आते गया। तो ये मूल है, इसका मतलब है ओरिजिन है ये। तो ओरिजिन को कोई भी अपना बचा के रखना चाहता है, ऐसा माना गया। उसी के चलते आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर एक समय में और कई बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, और ये सोच सकते हैं आप 403 में से एक सीट जीती है पिछली बार कांग्रेस ने। 403 कहां और एक कहां, ये मूल का विषय है, ये अपने अस्तित्व का। तो सब चीज मान्य है, लेकिन एक समय पे परिस्थितियां ये बनती है कि भाई हम ही नहीं रहेंगे तो क्या आगे की बात होगी, खेल ही खत्म हो जाएगा। ये हमेशा इन लोगों को चीजें सोचनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन अब सर पे पानी इतना गुजर चुका है कि जैसे कहा आपने कि मरता क्या नहीं करता, जुड़ जाए तो जुड़ने मैंने तो संभावनाएं जताई हैं। और इन विशेष कारणों की वजह से उनको इन श्रेणी में रखा है, मूल की वजह से भी। और जिस हिसाब से जैसे लेफ्ट और टीएमसी कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है लेफ्ट और टीएमसी? 42 सीटें हैं। चलिए पंजाब और दिल्ली में तो मुद्दा 1 या 2 सीट का इधर उधर, जैसे वापस आशुतोष जी ने बताया 4-3 हो जाएगा या 5-2 हो जाएगा, तो एक सीट में किसी को कुछ। और ऐसी जादुई छड़ी राहुल जी निकाल लेंगे भारत न्याय यात्रा से कि बाजी पलट देंगे। 355 सीट्स, 14 आउट ऑफ 355। अंजना जी, आपकी बात से मैं पूरी तरीके से मैं कोई प्रतिकार नहीं कर रहा हूं। अब मैंने पत्रकार मित्रों का और एनालिस्टों का को गुरु मानना शुरू कर दिया, इसलिए अब कोई प्रतिकार नहीं। हम तो कहते हैं कि हमारे पास 355 में से 14 सीट हैं। ये बात अपने आप में ऐतिहासिक सत्य है, और यही हमारे लिए एक संभावना भी है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए यही एक बड़ा डर भी है। भाई हमारे पास जीतने के लिए 340 सीटें, 341 सीटें हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पास जीतने के लिए कुल 14 सीटें हैं। एक चीज को बहुत स्पष्ट जानिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी एक बात से कि हम लोगों के बीच में आंतरिक मतभेद हैं सारी पार्टियों में, लेकिन मनभेद नहीं है। संवाद के जरिए हम विवाद को सुलझा रहे हैं, ठीक है ना। हम संवाद हमारा हो रहा है, विवाद को सुलझा रहे हैं। अगर इतनी ही सब गुत्थियां नहीं होती तो ये सारे के सारे दल कांग्रेस से ही निकले हैं, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे टीएमसी हो। तमाम ऐसे दल हैं जो कांग्रेस से, चाहे वाईएसआर कांग्रेस हो। तो हमारे अंदर विवाद थे, अब हम संवाद कर रहे हैं। और संवाद हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि मायावी शासन जो संविधान को कहीं ना कहीं तोड़ रहा है, मरोड़ रहा है या खत्म करने की कोशिश कर रहा है, और सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस है, जिसमें क्या नाम मीडिया भी एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, सबको या तो अपने पीछे रखने की कोशिश कर रहा है या खत्म करने की कोशिश कर रहा है। इसके विरोध में कहीं ना कहीं हम एक हो रहे हैं, तमाम अपने मतभेदों के बावजूद। और रही बात जैसे आपने कही कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, तो सच बात तो हम एक ही बात कहते हैं ना अंजना जी, जब बुआ के मूंछ होगी तभी तो उसको चाचा कहिएगा। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी और उनका समर्थक वर्ग परेशान है अपने आप को रिटेन करने के लिए, और हमारे पास, हमारे अंदर उत्साह है पूरी तरीके से, क्योंकि हमारे पास विकास की असीमित संभावना है। सिर्फ 355 में 14 सीट हैं जीती है हमारे पास, बाकी 341 सीटों को जीतने की हमारे पास पूरी संभावना है। मध्य प्रदेश की आप बात ले लीजिए, राजस्थान की ले लीजिए, छत्तीसगढ़ की ले लीजिए। आपको मैं सिर्फ एक आंकड़ा दे रहा हूं कि पिछले 1 साल में 9 जगह चुनाव हुए अंजना जी, 5 जगह भाजपा हारी और 4 जगह जीती। लेकिन भाजपा और उनके साथी ऐसा हल्ला मचा रहे हैं जैसे उन्होंने जग जीत लिया है। हर जगह की अलग अलग थ्योरी है। अगर आप उत्तर प्रदेश पे आना चाहें, आप मध्य प्रदेश पे आना चाहें, तो आपको मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में आज का भी अगर वोटिंग पैटर्न रहता है तो मध्य प्रदेश में 13 सीटें हम लोग भारतीय जनता पार्टी से छीन रहे हैं, 11 से 12 सीटें हम लोग क्या नाम, ठीक है, शुक्ला जी अब जवाब देंगे। शुक्ला जी, सीटें हम लोग छत्तीसगढ़ में छीन रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं, उनकी 2 मूल बातें। वो कह रहे हैं कि आप लोग सैचुरेशन पर, यानी अधिकतम पर हैं इन तमाम राज्यों में, जो 355 सीटों की बात हो रही है जिनसे ये भारत न्याय यात्रा राहुल गांधी का गुजर रहा है। आपके लिए उसको रिटेन करना, वापस वहां पर जीत हासिल करना बड़ी चुनौती होगी। और वो कह रहे हैं कि लोकसभा विधानसभा में लोग अलग अलग वोट करते हैं, जो आप लोग गदगद हो रहे हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जीत गए, तो पिछली बार तो पलट गया था मामला, आप लोग हारे थे और लोकसभा में जबरदस्त सीटें आई। दोनों पर आपका जवाब। देखिए अंजना जी, आदरणीय प्रदीप गुप्ता जी ने, आदरणीय संजय कुमार जी ने, आदरणीय आशुतोष जी ने यही कुल मिलाकर कहा कि एक तरफ जो है अस्तित्व का संकट है, दूसरी तरफ विस्तार की चुनौती है। तो विस्तार की चुनौती, जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के बारे में जब हम 86 सीटों पर 89 में पहुंचे तब भी लोग कहते थे आपका तो सैचुरेशन हो गया है। 164 पे पहुंचे तब भी कहा सैचुरेशन हो गया, 182 पहुंचे का फिर सैचुरेशन हो गया, 282 पहुंचे का फिर सैचुरेशन हो गया, आज 330 पे 3 पे सैचुरेशन कहा जा रहा है। हम कालांतर में जब 350 हो जाएंगे तब सैचुरेशन कहा जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो 1984 से लेकर सतत अपना विस्तार किया है। सिर्फ हम 2004 के चुनाव में थोड़ा पीछे हटे थे, 2009 के चुनाव में हम लगभग उसी स्थिति में थे। लगातार भारतीय जनता पार्टी ने चाहे जो चुनाव हो अपना विस्तार किया है। अब जो बात इन्होंने कही कि भाई चुनाव में, विधानसभा के, हाँ सचमुच विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में अलग पैटर्न होते हैं,
से दिल्ली में जो है हम विधानसभा चुनाव हार जाते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव हमको 58% वोट मिलता है, साथ ही साथ सीटें हम जीतते हैं। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सारे वोट अगर हम मिला भी दें तब भी 22 और 19 मिलाकर 41% ही होता है और हमको 58% वोट मिलता है। इसी तरह से राजस्थान में हम जब 2013 में जीतते हैं तब भी हम 2014 जीतते हैं, हम 2013 मध्य प्रदेश में जीतते हैं फिर भी 2014 जीतते हैं, हम 2013 छत्तीसगढ़ जीतते हैं फिर 2014 जीतते हैं। लेकिन जब हम 2018 हारते हैं, राजस्थान हम 2018 हारते हैं लेकिन 2019 लोकसभा जीतते हैं। 2018 हम लोग विधानसभा जो है मध्य प्रदेश हारते हैं लेकिन 2019 लोकसभा जीतते हैं। हम छत्तीसगढ़ में 2018 विधानसभा बुरी तरह हारते हैं, सिर्फ 15 विधायक हमारे आते हैं लेकिन 11 में से 9 सांसद हमारे जीत कर आते हैं। तो लोकसभा चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस तरह से, इसी तरह कर्नाटक का चुनाव है, कर्नाटक में हम जो है चुनाव हारते हैं लेकिन जो है जब लोकसभा होता है तो हम जीतते हैं, प्रचंड जीत हमको मिलती है। और जबकि इनका जनता दल सेकुलर और कांग्रेस का गठबंधन होता है, तो ये बात सही कह रहे हैं, ये चारों सही कह रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यही बात है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव की तुलना में लोकसभा चुनाव में हमारा मत प्रतिशत बढ़ता है और हम सतत विस्तार करते हैं। इस बार भी हमारे सामने विस्तार की चुनौती है और हम विस्तार करेंगे। पिछली बार हमको 225 सीटों पर 50% से अधिक मत मिले थे, हम इस बार टारगेट करेंगे कि अकेले भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटों पर जो है 50% से अधिक वोट ले। संजय जी को दिखाई। संजय जी, मेरे दो प्रश्न हैं आपसे। एक तो आपने सुना ही लोकसभा विधानसभा, ये तो हम लोग जानते हैं कि अब वोटिंग पैटर्न अलग है। क्या नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है जब वो हैट्रिक की तैयारी के लिए जा रहे हैं? दूसरा प्रश्न मेरा कि स्टेट वाइज अगर हम देखें, यूपी को ही देख लीजिए जहां से राजपूत जी हैं, यूपी को ही देख लीजिए, यहां पर समाजवादी पार्टी बीएसपी के साथ भी आ गई बीजेपी को रोकने के लिए, कांग्रेस के साथ भी एक बार हो गया, मतलब हाथ और साइकिल सब मिले, लेकिन फिर भी वो केमिस्ट्री नहीं बन पाई। हालांकि बिहार में यहीं पर आप देखिए तो दोनों तरह के उदाहरण है, लेकिन यूपी को एक एग्जांपल लेकर अगर हम देखें तो ये स्टेट वाइज जब यही जुड़ने की कोशिश होती है तो वो तो बहुत कारगर नहीं हो पाया। अंजना जी, दोनों चीजों में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव को अलग अलग रख के देखने की जरूरत है। आपका पहला प्रश्न, यस, अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए एक वोट पुलर है। इन दिनों विधानसभा के चुनाव में भी हमने ये आकलन करने की कोशिश की और देखा कि बीजेपी के कितने प्रतिशत वोटर हैं इन विधानसभा चुनाव में, जहां तीनों राज्यों में बीजेपी की जीत हुई। कितने प्रतिशत ऐसे बीजेपी के वोटर थे जिन्होंने बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया? तकरीबन 20% बीजेपी के वोटर ऐसे निकले। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब हमने ये विश्लेषण किया था, लगभग 33% वोटर ऐसे थे बीजेपी के जिन्होंने बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया। अंतर साफ दिखाई पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी या उनके वोट पुल करने की जो कैपेसिटी है अपनी पार्टी के लिए, वो लोकसभा में ज्यादा है, विधानसभा में कम है। अब जो दूसरी बात, अब आप देखिए, दो आपने उदाहरण दिए कि एक बार तो ये कारगर रहा बिहार में जब जदयू और आरजेडी का गठबंधन हुआ, 2015 में उन्होंने बीजेपी को परास्त कर दिया। लेकिन जब यूपी में तीनों पार्टियां सब एक साथ आती हैं तो ऐसा नहीं होता। लेकिन दोनों अलग अलग चुनाव थे, वो विधानसभा का चुनाव था और ये लोकसभा का चुनाव है। जब विधानसभा का चुनाव था तो वोट ट्रांसफर होता है, लोगों को लगता है ये राज्य की सरकार चुनने के लिए वोट है और उन्होंने उस हिसाब से अपना मन बनाया कि हमें राज्य की सरकार चुननी है और राज्य की सरकार चलाने के लिए कौन सी पार्टी बेहतर है, कौन सा गठबंधन बेहतर है। तो पार्टियों का जब गठजोड़ हुआ तो अरिथमेटिक काम आया। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है 2019 का, गठबंधन के बावजूद अरिथमेटिक तो बनी, लेकिन मुझे लगता है वोटरों के मन में यह बात थी कि असल में हम राज्य की सरकार चुनने के लिए वोट नहीं दे रहे, ये तो हम देश की सरकार चुनने के लिए वोट दे रहे हैं। इसी के लिए अरिथमेटिक बना, लेकिन केमिस्ट्री काम नहीं आया क्योंकि लोगों के मन में था ये चुनाव अलग है, ये राज्य का चुनाव नहीं है। बिल्कुल। इसी रसायन शास्त्र पर मेरा अगला प्रश्न है प्रदीप जी से, उसके बाद आशुतोष जी आपके पास आ रही हूं। अगर वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक क्राउड पुलर है तो मैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर, ये सेंसिटिव सिर्फ सुरेंद्र जी के लिए होगा, लेकिन ये सेंसिटिव टॉपिक है फेस। जैसे आप पूछिए कि क्या इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई चेहरा होगा तो ये लोग गुस्सा जाते हैं कि आप लोगों को क्या मतलब है इससे, हम लोग जीतेंगे उसके बाद तय करेंगे। लेकिन क्राउड पुलर नेता भी एक एसेट होता है। अगर 20% या 33% 19 में नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट आया तो क्या यह मुमकिन नहीं है कि इधर से एक चेहरा हो तो वो भी अपने दम पर कुछ वोटों को लाए? क्या ये एक बाजी है जिसमें इंडिया गठबंधन पीछे छूट रही है? और दूसरा प्रश्न मेरा आपसे यह है कि कुल मिलाकर अगर हम आज की परिस्थितियों को देखें, शशि थरूर कहते हैं कि 2014 बीजेपी ने जीता जब नरेंद्र मोदी गुजरात मॉडल के नाम पर आए, 2019 उन्होंने पुलवामा पर जीता और अब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ वो हिंदू हृदय सम्राट बनकर 2024 का चुनाव जीतना चाहते हैं। दोनों पर आपका नजरिया? पहले आपने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री उम्मीदवार डिक्लेयर करने से उसमें फायदा होता है किसी भी पार्टी को, विपक्ष की अभी आपने बात पूछी, तो मेरा बिल्कुल ऐसा मानना है, जो हमने लगातार स्टडी की है, आज के जमाने में जनता जो है अकाउंटेबल 3 से 5% एक्चुअल 5 परसेंटेज पॉइंट्स का इजाफा उस पार्टी के फेवर में जरूर होता है। ये मेरी स्टडी लगातार कहती है और उसके तमाम तरह के एग्जाम्पल है। अभी मैं उसमें नहीं जाना चाहता, चाहे नवीन पटनायक जी को ले लीजिए, चाहे इवन नीतीश कुमार को लीजिए। नीतीश कुमार जी, आलम यह है
बिहार के अंदर में विधानसभा चुनाव में आप वोट किसी को भी दीजिए, चाहे आरजेडी को दीजिए, चाहे जनता को दीजिए, चाहे बीजेपी कांग्रेस को, चाहे सीएम लेकिन नीतीश कुमार बनेंगे। नीतीश कुमार क्यों? पर्सनालिटी कल्ट है वो। कभी अपने दम पर वो बहुमत नहीं ला पाए, लेकिन कभी प्रेम शुक्ला जी की पार्टी मेहरबान हो जाती है, कभी तेजस्वी जी की, लालू जी की पार्टी मेहरबान हो जाती है, सीएम वही बन जाते हैं। सीटों का बंटवारा पहले ही कर देते हैं तो बहुमत कहां से आएगा? जब आप पहले ही कम सीटों पे लड़ रहे हैं तो बहुमत की सीटें आएंगी कहां से? आशुतोष जी, इस पर आपका नजरिया, पेस पर मैं थोड़ा अलग तरीके से इस पूरे समस्या को, इस मुद्दे को देखने की कोशिश करता हूं। मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है कि दो हाइपोथेसिस है मेरी। पहली बात यह कि संगठन प्लस नरेंद्र मोदी वो 50% वोट शेयर है, और दूसरी बात है कि नरेंद्र मोदी कुछ इलाकों में जहां बीजेपी का संगठन कमजोर है वहां नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पाते हैं। अब जैसे 9 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, गुजरात, यूपी और दिल्ली, जहां 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 50% से ज्यादा वोट मिलता है। गुजरात में तो उनको 62% वोट मिलता है, और आप उत्तर प्रदेश के अंदर 50% वोट मिलता है। लेकिन जब आप केरल जाते हैं, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र, पंजाब और उड़ीसा, टोटल 135 सीटें हैं। यहां भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटें पिछली बार मिली थी। ये वो इलाके हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत कमजोर है, संघ का संगठन बहुत कमजोर है, और यहां नरेंद्र मोदी पुल नहीं कर पाते, अपने बल पे चुनाव नहीं जिता पाते। तो एक चीज बहुत स्पष्ट है, वो ये कि नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो अभी भी अखिल भारतीय स्तर पर अगर आप उसको नापेंगे तो काफी हद तक लोकलाइज्ड है। दूसरी बात, दो राज्य हैं महाराष्ट्र और बिहार। इन दोनों राज्यों के अंदर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 48 में से 23 और 40 में से 22 सीटें मिली थी, लेकिन तब वो एक सशक्त गठबंधन के साथ थे, शिवसेना जनता दल यूनाइटेड के साथ थे। आज की तारीख में दोनों गठबंधन दोनों जगह खडमड है, यानी एक वल्नरेबल की स्थिति है, और वहां पे आज की तारीख में कोई भी सफालजी से कहने की स्थिति में नहीं होगा, कम से कम अप्रैल महीने के पहले तक, कि दरअसल बिहार और महाराष्ट्र में होगा क्या। तो क्या बिहार और बहुत दिलचस्प, ठीक है, बहुत दिलचस्प व्यू है ये आपका। इस पर मैं प्रेम शुक्ला जी से रिएक्शन दूंगी, लेकिन जल्दी से। अब मेरा अपना मानना यह है कि 135 में से पिछली बार 14 सीटें बीजेपी जीती थी। अगर इसमें महाराष्ट्र बिहार की 88 सीटें जोड़ ले तो 223 सीटें वो है जहां आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी वल्नरेबल है। मैं फिर कह रहा हूं वल्नरेबल है, क्योंकि जो 48 महाराष्ट्र की सीटें हैं और 40 बिहार की सीटें हैं वो गठबंधन के सहयोगियों के साथ पे बीजेपी को जीत मिली थी। क्या बिना गठबंधन के सहयोग से उतना रिटेन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये सवाल है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। इस पर आपका टेक जल्दी से, प्रदीप जी आपने हाथ खड़ा किया था, सिर्फ 2 लाइन में मैं प्रेम शुक्ला जी से जवाब दूंगी। किसी भी केस यानी कि ब्रांड इक्विटी होना एक चीज है, लेकिन जब तक आपके रिटेल आउटलेट्स नहीं होंगे, जब तक आपका सामान बिकेगा नहीं। तो बिल्कुल सही बात है आशुतोष जी की कि इन राज्यों में बीजेपी का संगठन यानी कि रिटेल आउटलेट है ही नहीं जो जनता को वोटिंग मशीन तक लेके जाए और वोट करवाए। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये अच्छा है। आजकल संजय जी जल्दी से, सेफोलॉजिस्ट कम सीएफओ की तरफ भी बात कर लेते हैं वो। नहीं, मैं दूसरी भाषा में कहूं कि कैप्टन कितना भी दमदार हो, लेकिन अगर अच्छी टीम नहीं होगी तो वो मैच नहीं जिता सकता। ठीक है। सिर्फ 2 लाइन का कमेंट, पहले सुरेंद्र राजपूत जी को, क्योंकि वो विपक्ष में, उसके बाद शुक्ला जी आपके पास आऊंगी। सुरेंद्र राजपूत जी, इस मास्टर क्लास से सेफोलॉजिस्ट के आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या है, या फिर ये सारे के सारे सेफोलॉजिस्ट, मीडिया सब गड़बड़ है, आप लोग प्रचंड जनादेश के साथ जीत रहे हैं और आप लोगों की लोकप्रियता अपरंपार है, या फिर वाकई कुछ ऐसे टेक अवेज हैं इस डिस्कशन से जो आप भी लेकर जा रहे हैं? सुरेंद्र जी। निश्चित तौर पर हम किसी को भी खराब नहीं कहने वाले, हर आदमी का अपना तरीका है काम करने का। अच्छी बात है, सेफोलॉजिस्ट साहब ने बड़ी बढ़िया बात कह दी। इन्होंने कहा कि मार्केटिंग लाइन में समझा दिया कि साहब ब्रांड इक्विटी, रिटेल आउटलेट, ये सारी चीजें, और आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर इसी तरीके से काम कर रही है, जबकि राजनीति दिल का काम है, दिमाग का काम कम है। आज जो क्या नाम है, जो मार्केटिंग कर रही है ना भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से, अंजना जी, इसी का ये आउटकम है। जिस दिन राजनीति इस पर हावी होगी, जिस दिन मुद्दे इस पर हावी होंगे, जिस समय इनकी ब्रांडिंग इनकी कमजोर होगी और मुद्दों की ब्रांडिंग ज्यादा अच्छी होगी, इस बार 2024 में हमें पूरी उम्मीद है कि मोदी वर्सेस मुद्दे आएंगे। और ये जो भारतीय जनता पार्टी और उनके साथी लोग कह रहे हैं ना, वो तो ये लोग तो बिल्ली के भाग से छीका टूटने का वो कर रहे हैं कि साहब इंडिया ब्लॉक में सीट ना बटे, इंडिया ब्लॉक में आपस में मतभेद हो जाए, फलानी चीज हो जाए, इसलिए ये लोग जीत जाए। ऐसा नहीं होगा। इंडिया गठबंधन एक रहेगा, नेक रहेगा, अपने मतभेदों के बावजूद भी। टाइम की कमी है सुरेंद्र जी, लेकिन पिछली बार जब चेक किया था हम लोगों ने, तो अशोक चव्हाण कांग्रेस पार्टी से ही पूर्व मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, जिन्होंने कहा कि 23 सीटें कहां से मांग रही है शिवसेना, और संजय निरुपम आप ही की पार्टी में है जिन्होंने कहा 23 उम्मीदवार लाएंगे कहां से। तो ये सब हवावाई नहीं होती है, आप लोगों को भी। जयराम रमेश ही कहते हैं कि बॉल टू बॉल कमेंट्री करके सीट शेयरिंग नहीं होगी, ये तो सबको समझना पड़ेगा। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, जो पॉइंट आशुतोष जी बना रहे हैं वो भी बहुत वैलिड है। वो कह रहे हैं कि आप शिवसेना के साथ आपने महाराष्ट्र में ये सीटें जीती थी, जेडीयू के साथ बिहार में सीटें थी, तो आप यहां पर वल्नरेबल दिख रहे हैं, यानी आपके लिए सीटों को वापस, उतनी सीटों को जीतना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अब तो आपका गठबंधन टूट चुका है उनसे। नहीं, उससे अधिक सीटें जीतेंगे,
उससे अधिक सीटें जीतेंगे, क्योंकि वो जो है जानबूझकर जो है असली बात को नजरअंदाज करें। शिवसेना आज भी हमारे साथ है, उल्टा अजित पवार भी हमारे साथ आगे तो एनसीपी भी हमारे साथ है। तो महाराष्ट्र में हम 41 से अधिक सीटें जीतेंगे, 48 भी जीतने तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि बारामती के ग्राम पंचायत के चुनाव इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि शरद पवार बारामती से भी निपट गए हैं। ये ग्राम पंचायत चुनाव के रिजल्ट है, आप देख लीजिए। और बिहार में इसी तरह नीतीश कुमार जी इस बार जो है मुख्यमंत्री भी, वही बिहार पे ही आ रहा हूं मैं, बिहार में ही बता रहा हूं मैं, नीतीश कुमार जी इस बार मुख्यमंत्री भी मोदी जी की पोस्टर लगा के, जनता दल यूनाइटेड के पोस्टर्स में मोदी जी की तस्वीरें बड़ी थी, जनता दल यूनाइटेड छोटी थी, और सिर्फ 43 रह गए। जो कभी 110 सीटें जीतते थे 43 पे आ गए। और हमारे साथ अब चिराग पासवान भी जो पिछली बार नहीं थे,